Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 5. Okay, last time हमने chapter number 5 heat का टॉपिक जो लास्ट पढ़ा था दैट इज़ द कंडक्शन. ओके, कंडक्शन में हमने क्या देखा था, इसमें हमने कंडक्टर क्या होता है वो देखा था, बैड कंडक्टर जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, और उसके साथ हमने देखा था कि किस तरीके से जो हीट होती है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल पास होती है. ठीक है, वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो पास होती है. तो नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं दैट इज़ द कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन अलग चीज़ है, कन्वेक्शन अलग चीज़ है. व्हाट इज़ द कन्वेक्शन? वी हैव नोटिस अबव दैट द वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट. पीछे हमने पढ़ लिया है कि वाटर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का. इट how does then the water put in a kettle get be heated up and when it is put over a flame. तो किस तरीके से जब हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं पानी की केटल को तो कैसे गर्म होती है. अगर वो बैड कंडक्टर है तब तो गर्म नहीं होना चाहिए ना. तो किस तरीके से वो जो है हीट अप होता है, बॉयल होता है. द मॉलिक्यूल इन लिक्विड दैट इज द गैस. लिक्विड क्या है, एंड गैसेज दीज आर क्वाइट फ्री टू मूव. अब लिक्विड है और गैस है, इन दोनों में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए. दिस इज अनलाइक सॉलिड हुज मॉलिक्यूल आर क्वाइट रिजिडली fix. It is then this ability of liquid molecule to move around, this causes the liquid to get heated up. तो जो मॉलिक्यूल होते हैं जो एक दूसरे से थोड़ा उनके बीच में डिस्टेंस होता है, गैप होता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं और वो हीट अप होते हैं. ठीक है, एंड वी कॉल दिस मूवमेंट ऑफ द हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एज अ कन्वेक्शन. तो उस हीट ट्रांसफर को बोलते हैं कन्वेक्शन. एंड टू सी हाउ द हीट इज ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन लेट अस लुक एट द सिंपल एक्टिविटी. तो देखते हैं कि किस तरीके से हीट जो है ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन. तो इसके लिए क्या करना है, हमने एक राउंड वाटर फ्लास्क लेनी है. ठीक है, इस तरीके की फ्लास्क लेनी है और उसको एक स्टैंड के ऊपर रखना है. और वो ट्राईपॉड स्टैंड, 3 टांग वाला स्टैंड होता है, उसको होता है ट्राईपॉड स्टैंड. और उसके ऊपर रखना है और उसके ऊपर एक वायर गॉज लगाना है. अपने वायर से बनी हुई नेट टाइप होती है. ठीक है, keep the flask over the wire gauze kept on top of the tripod stand. Half fill the flask with the water and put some crystal of potassium permanganate. तो किसके क्रिस्टल डालने, इसमें पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल इस वाटर के अंदर आपने ऐड करने हैं. ठीक है, नाउ पुट अ बर्नर बिलो द ट्राईपॉड. अब इसके नीचे एक बर्नर रखना है, उसको आपने ऑन कर देना है. ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो हीट होना शुरू हो जाएगा. फिर क्या देखेंगे आप, वी विल सून ऑब्जर्व द स्टिक ऑफ कलर मूविंग अप. तो इस तरीके से देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ दिख रहा है ना आपको स्टिक ऑफ कलर, मतलब आपको लगेगा कि कलर, अभी तो ये बिल्कुल ब्लू दिख रहा है आपको, जब ये स्टार्ट होगा तो यहाँ से आपको कलर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, व्हेन कमिंग डाउन द साइक्लिक मूवमेंट, और ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा कलर, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, तो ये जो साइक्लिक मूवमेंट होते हैं कलर स्ट्रीक की, विल कंटिन्यू फॉर अ वाइल. सून द होल वाटर एक्वायर द कलर, इट ऑल्सो बी गेट हीटेड अप. और कुछ टाइम के बाद ये जो पूरा पानी है उसी क्रिस्टल के कलर का, दैट मीन्स ब्लू कलर का हो जाएगा. ओके, अब इससे कैसे पता चला कि जो कन्वेक्शन हुई, जो मोमेंट है वो साइक्लिक हुआ, किस तरीके से हुआ. ठीक है, अब देखते हैं हाउ डू वी अंडरस्टैंड द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द कलर स्टिक इन वाटर. द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट बी हीटेड अप फर्स्ट. तो सबसे पहले जब हम बर्नर इसके नीचे लगाते हैं तो सबसे नीचे वाला जो वाटर है, ठीक है, जो बर्नर के नज़दीक है, वो वाला एरिया सबसे पहले क्या होता है, गर्म हो जाता है. एज अ रिजल्ट इट बिकम लाइटर. As the water molecule are free to move, the stands up and heated up and the molecule and move up, and the colder and heavier molecule at the top then move down take the place vacated by the molecule. अब क्या होता है, इस एरिया में जितना वाटर है, ठीक है, वो सबसे पहले गर्म होता है, उसके मॉलिक्यूल जल्दी से जल्दी से गर्म होते हैं. और वो जब गर्म होते हैं तो आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में भी कि कैसे कोई भी मॉलिक्यूल जब गर्म होता है तो उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, कम हो गया वेट तो ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, लाइट वेट का हो जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा. तो इसकी जो मॉलिक्यूल है इस एरिया के, वो गर्म हो जाते हैं और यहाँ से वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं. तो जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो अब ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल है वो हैवी होंगे और वो नीचे जो खाली स्पेस है उसकी तरफ आ जाएंगे. ठीक है, मतलब इस तरीके से जो लाइट वाले मॉलिक्यूल है वो ऊपर चल जाएंगे और हैवी वाले मॉलिक्यूल उस लाइट वाले मॉलिक्यूल की स्पेस ले लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से साइक्लिक मूवमेंट होता है. और इसी मूवमेंट की हेल्प से जो वाटर है आपका जल्दी से गर्म हो जाता है. लिक्विड एंड गैसेज टू आर द सेंट टू ट्रांसफर द हीट थ्रू आउट दियर वॉल्यूम बाय द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो लिक्विड है चाहे गैसेज है, वो सारे के सारे इसी मूवमेंट के थ्रू जो है उसमें हीटिंग होती है. वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर एज द कन्वेक्शन. तो इस मेथड को क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्शन.
वी ऑफन रेफर टू द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल लिक्विड गैसेज कन्वेक्शन करंट। तो लिक्विड में और गैसेस में, इन दोनों में जब भी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की तो उसको बोलेंगे हम कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, कन्वेक्शन करंट। We make the considerable use of convection current in our daily life. The use of windows, ventilator in room, use of chimney in factories and the radiator in car and some common application that are based upon the convection current. तो हमारे रूम में जो विंडो होती है हमारी, वेंटिलेटर है रूम में, चिमनी है फैक्ट्रीज में, रेडिएटर है कार में, ये सारे के सारे इसी कन्वेक्शनल करंट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो जो लाइट मतलब गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी हवा है उसकी जगह ले लेती है। कन्वेक्शन करंट ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसका रोल जो है वेदर और क्लाइमेट के ऊपर भी है। व्हेन द एयर एट अ प्लेस गेट हीटेड अप इट एक्सपैंड एंड ऑक्यूपाई द मोर स्पेस। जब एयर जो है वो हीट हो जाती है किसी एरिया की, तो वो लाइट वेट की हो जाती है और एक्सपैंड हो जाती है, खुल जाती है वो। ठीक है, और वो ज़्यादा स्पेस घेर लेती है। इट देयरफॉर बिकम लाइटर एंड मूव अप। तो वो लाइट वेट की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस देन बी गेट लोअर। तो उस प्लेस के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। हैंस द एयर फ्रॉम सराउंडिंग प्लेस रशेज इन डाउन एंड वेकेटेड प्लेस। तो जो अदर जो एयर है जो हैवी होगी वो उसका प्लेस लेने की कोशिश करती है। तो इसकी वजह से विंड एंड स्ट्रोम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ग्लोबल एंड विद विंड पैटर्न। तो ग्लोबल विंड पैटर्न, ग्लोबल का मतलब है अर्थ। ठीक है, ग्लोब अर्थ को बोलते हैं ना। तो ग्लोबल विंड पैटर्न मतलब अर्थ के ऊपर जो हवा चलती है वो किस तरीके से चलती है। अब अर्थ के ऊपर लैंड भी है, ओशन भी है। तो ओशन पे कैसे हवा जो है ब्लो करेगी, लैंड पे किस तरीके से हवा ब्लो करेगी, तो उसके बारे में बताया है। इट इज़ ईजी टू रियलाइज दैट there would always be an uneven heating of the earth and it is uneven heating that result in the global wind pattern। तो ये तो सबको पता है कि अनइवन हीटिंग होती है। अब सन की डायरेक्शन सभी जगह थोड़ा ना इक्वल होगी, है ना। तो कहीं पर जो है सन की रेडिएशन ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर कम पड़ती है। तो उसकी वजह से पूरी जो अर्थ होती है आपकी, वो उसके ऊपर एक अनइवन हीटिंग होती है। तो उस अनइवन हीटिंग की वजह से ग्लोबल विंड पैटर्न बनता है। ठीक है, तो समझते हैं कि किस तरीके से होता है। ये आपका अर्थ है। अर्थ के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि इक्वेटर होता है। मतलब अगर अर्थ को आप, इमेजिनरी लाइन है ये, कोई रियल लाइन नहीं है, इसको हम सोच के करते हैं कि अर्थ को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इस सेंटर से एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और इसमें दो पोल होते हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर दोनों पोल के ऊपर जो है आपके क्या है, स्नो पड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम जो है सनलाइट पड़ती है। और जो इक्वेटर है यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सनलाइट पड़ती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, द प्लेस नियर टू द इक्वेटर रिसीव द मैक्सिमम हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी जो है रिसीव होती है अर्थ के ऊपर। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ पे मिलती है। द एयर एट दैट प्लेस गेट हीटेड अप एंड राइजेज एंड दस लीव्स अ लो प्रेशर एरिया बिहाइंड इट। तो इस एरिया की जो भी एयर है वो लाइट वेट की हो जाती है क्योंकि वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है, और ये एरिया जो है वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। द कूलर एयर मेनली फ्रॉम द प्लेस दैट 0 डिग्री टू 30 डिग्री। और इस एरिया में जितनी भी हवा है जो ठंडी होगी ना, कूलर एयर होगी, वो इस वेकेंट प्लेस को फिल करने के लिए आ जाती है। ठीक है, 30 डिग्री latitude and the equator then move toward the equator. The greater the difference in the pressure faster does the air move in। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस इसमें आएगा उतनी ही फास्ट जो है मूव करेगी एयर। ओके, एंड द विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड द इक्वेटर। तो इस तरीके से जो विंड होती है वो नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड द इक्वेटर, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ और साउथ दोनों से इक्वेटर की तरफ जो है मूव करती है। ओके, hence the pole of the air is colder than that the latitude to say that 60 degree hence the wind current there are the set up from the poles toward the warmer latitude। तो जो पोल होता है ना, तो पोल के ऊपर क्या लिखा है, 60 डिग्री का मतलब यहाँ पर 60 डिग्री है। कोल्डर देन दैट ऑफ लैटिट्यूड टू से अबाउट 60 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि 60 डिग्री इसमें जो है लैटिट्यूड है। हैंस द विंड, जो विंड करंट होती है पोल से वार्मर लैटिट्यूड की तरफ आती है। ठीक है, वार्मर लैटिट्यूड की तरफ आती है। लैंड एंड सी ब्रीज, तो ये हो गया आपकी अर्थ किस तरीके से गर्म होती है। नेक्स्ट है लैंड एंड सी ब्रीज, जमीन और जो आपका समुद्र है उसके ऊपर किस तरीके से हवा बनती है। वाटर गेट हीटेड अप स्लोली देन द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम। मतलब अगर आप वाटर को हीट करना चाहते हैं तो वो स्लो हीट होगा एज कम्पेयर टू लैंड। ओके, हैंस द एयर अबव द लैंड गेट हीटेड मोर क्विकली एंड राइजेज अप। तो इस क्या होता है, अब जो एयर है लैंड के ऊपर वो जल्दी हीट अप हो जाती है और
राइज हो जाती है जल्दी से ऊपर की तरफ। अब जल्दी हीट होगी तो उसका वेट कम हो गया तो जल्दी से ऊपर की चल जाएगी। कूलर एयर फ्रॉम अबव द सी, अब सी के ऊपर क्या है, कूलर एयर है। देन रशिज इन टू टेक प्लेस, तो वो जो है उसका प्लेस लेने की कोशिश करेगी। अब ठंडी हवा है वो गर्म हवा का जो खाली स्पेस हो गया उसको लेने की कोशिश करे। वी कॉल दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज अ सी ब्रीज। तो देखो यहाँ पे डायग्राम दी हुई है। अब ये जल्दी जो है आपका गर्म हो गया, ये एरिया ये धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब ये जल्दी गर्म हो गया तो यहाँ पर जल्दी गर्म होने की वजह से जो एयर है वो जल्दी ऊपर उठ गई और नीचे खाली हो गया स्पेस, तो यहाँ पर जो एयर थी वो ठंडी है, हैवी वेट है उसका, वो इसकी जगह ले लेगी, ठीक है। और ये जो गर्म हुआ है वो ऊपर जा करके जो है एक्सपेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से वो साइकिल बन जाता है। अब रात के टाइम में क्या होता है, जो वाटर होता है कूल मोर स्लोली, मतलब जो पानी होता है ना वो धीरे धीरे अब ठंडा होता है, ठीक है। एंड द एयर अबव द वाटर देयरफॉर बिकम वार्मर, और इसके ऊपर जो एयर होती है वो कैसी होती है, वार्म हो जाती है और वो ऊपर उठती है। इट्स प्लेस इज टेकन अप द कूलर एयर अबव द लैंड, और जो लैंड है लैंड के ऊपर जितने भी कूल एयर होगी वो इसका स्पेस ले लेगी अब, और इस मोमेंट को बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। एंड तो ये हो गया, मतलब दिन के टाइम में ऊपर से समुद्र की तरफ जाएगी और रात के टाइम में समुद्र से बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। एंड दीज लैंड एंड द सी ब्रीज हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द मोर और लेस यूनिफॉर्म वैल्यू थ्रू द डे एंड द नाइट। तो इस तरीके से जो सी है और लैंड है इन दोनों में मतलब ये मेंटेन करता है एक तरीके से ब्रीज को, ठीक है। एंड वी देयरफॉर हैज द इक्वेटेबल क्लाइमेट ऑन प्लेस नियर द सी, तो इस तरीके से एक इक्वेटेबल क्लाइमेट सी के नज़दीक होता है, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट दिया है। डू यू नो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉस सेक्शन दिया है कि किस तरीके से साइक्लोन बनते हैं। द विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस ऑल एट्रीब्यूट टू द डिवॉल्वमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन करंट। तो क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन करंट जो है डिवॉल्व होता है और साइक्लोन और स्ट्रोम आते हैं। तो विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। द स्ट्रॉन्ग विंड समटाइम फॉर्म अ क्लाउड एंड ग्रो इनटू द थंडरस्टॉर्म, तो जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है ना कई बार जो है क्लाउड बनाती है और वो इतना बड़ा जाता है कि थंडरस्टॉर्म बन जाता है। उसकी स्पीड 80 से 150 किलोमीटर पर आवर्स की हो जाती है। साइक्लोन इज अ ह्यूज स्ट्रॉम, साइक्लोन उससे भी बड़ा है, ठीक है। हैविंग द स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग विंड, उसमें हवा जो है गोल गोल घूम रही होती है। एंड हैविंग द स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग विंड गोइंग इनवर्ड एंड अपवर्ड, मतलब अंदर की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी एट स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर्स ओवर द वार्म ओशन रीजन, और किस एरिया में होता है जहाँ पर समुद्र आपका गर्म हो जाता है। साइक्लोन रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, तो साइक्लोन कैसे है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों तरीके से घूमता है। एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द स्ट्रोम एंड विच इज़ द कालमेस्ट एंड लो प्रेशर रीजन, तो वो जो मतलब इसमें सेंटर होता है वो सबसे ठंडा और सबसे लो प्रेशर का एरिया होता है। एंड द डिफरेंस इन द प्रेशर डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, तो जो उनके डिफरेंस कितना बन रहा है बाहर वाले और अंदर वाले एरिया में, तो उसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि जो आपका साइक्लोन है वो कितनी स्ट्रेंथ का है। एंड वंस अ मैच्योर साइक्लोन फॉर्म इट कैन बी लास्ट अप टू अ वीक, अगर मान लो एक साइक्लोन अच्छे से बन जाता है ना तो वो कई कई हफ्तों तक रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक एंड ओशन current when the cyclone come on the land occupying the heavy rain, strong wind and large waves and can be damage the building trees and the cars। तो आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा, अभी लास्ट ईयर भी जो है साइक्लोन आया था। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर करती है, बहुत ज़्यादा मतलब तबाही मचा देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नो इन समर एट प्लेस नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर, हैंस मोस्ट ऑफ द टाइम द लैंड टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन एंड द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड अप एंड द राइजेज एंड दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड द लैंड एंड दिस विंड वी कैरी वाटर एंड ब्रिंग द रेन, दिस इज कॉल्ड द मानसून विंड। तो क्या होता है गर्मियों के दिनों में जो इक्वेटर का रीजन होता है ना वो गर्म हो जाता है, जो जिसकी वजह से जो आपका लैंड का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ओशन मतलब लैंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू ओशन। जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो भी हीट अप हो जाती है और ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से विंड ब्लो करती है टुवर्ड द ओशन टुवर्ड द लैंड की तरफ को, और ये जो है मानसून विंड कॉज करता है, मतलब इस तरीके से मानसून आती है। नेक्स्ट वन इज द रेडिएशन। अब ये रेडिएशन क्या है, अब तक हमने कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा, उसके बाद आपने लैंड और सी ब्रीज पढ़े, अब है रेडिएशन। अब ये रेडिएशन कहाँ बनती है, वी फील हॉट व्हेन द स्टैंड इन द नियर द सन एंड द नियर द फायर प्लेस, हाउ डज द हीट ऑफ द सन एंड द फायर एंड रीच अस।
अगर आप धूप में खड़े होते हैं या फिर आप आग के पास खड़े होते हैं तो आपको गर्म महसूस होता है। तो क्या आप बता सकते हैं सन की जो हीट है और आपकी आग की हीट है आपके तक कैसे पहुंचती है? हीट ऑफ द सन डज नॉट रीच एंड आइदर बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो जो सन की हीट होती है ना हमारे तक कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? दिस इज बिकॉज देयर इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। क्योंकि उन अर्थ और सन के बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसको वैक्यूम बोलते हैं। और जो भी हीट होती है उसको ट्रांसफर होने के लिए एक्चुअल में एक मीडियम चाहिए होता है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर द हीट ट्रांसफर ऑफ द हीट। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में जो है मीडियम रिक्वायर्ड होता है हीट को ट्रांसफर होने के लिए। इट फॉलो देन द मस्ट बी द थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। वी कॉल दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड द रेडिएशन। तो एक तीसरा मेथड है हीट को ट्रांसफर करने के लिए, दैट इज द रेडिएशन। इट मे बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर इन विच नो मटीरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो इसमें जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, द हीट एनर्जी रिसीव्ड एन ऑब्जेक्ट थ्रू द रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। तो एनर्जी जो मिलती है उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। वी से दैट ऑल द हीट ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट गिव आउट एंड रेडिएट हीट एनर्जी। तो जितने भी, तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट है वो जो है हीट एनर्जी देते हैं और रेडिएट होते हैं वो, ठीक है। व्हेन द रेडिएट एनर्जी फॉल ऑन एनी मैटर और द पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक एंड द पार्ट ऑफ इट इज अब्जॉर्बेड बाय द मैटर, इट इज अब्जॉर्बेड पार्ट ऑफ द radiant energy that the heat of the object. We find through the practical experience that the black object is a good observer of the radiant energy. तो ये एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं कि कौन सा जो है ऑब्जेक्ट कितना जल्दी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और ऑब्जर्व करता है, तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ती है। मतलब इसमें इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि कुछ आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हाईली पॉलिश एंड वाइट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड दिस एब्जॉर्ब द लाइट लिटिल अमाउंट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन देम एंड द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प अस टू वेरीफाई दिस फैक्ट। तो इसके लिए करना क्या है, कैंडल चाहिए आपको, दो आपको थर्मोमीटर चाहिए और दो आपको जो है पीसीज मतलब कपड़े का पीस चाहिए, पेपर का पीस हो या क्लोथ का पीस हो। तो आपने क्या करना है, दो आइडेंटिकल थर्मोमीटर लेने हैं और उनको जो है साइड बाय साइड इस तरीके से पकड़ना है और रैप करना है उनको, एक को ब्लैक पेपर से और दूसरे को करना है आपने व्हाइट पेपर से, और उसके बल्ब के ऊपर जहाँ पे उसमें मरकरी लगी होती है, ठीक है। फिर क्या देखोगे आप, now keep both them an equal distance from a fire and lighted up candle. We observe that the temperature of thermometer having the black paper on the bulb rises. तो आप देखोगे कि जो ब्लैक कलर जिसके ऊपर लगा हुआ है उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी राइज करेगा एज कम्पेयर टू वाइट जो रैप लगा होगा। क्यों होगा ऐसा? दिस शो दैट द ब्लैक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व द हीट बेटर देन द वाइट ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो ब्लैक कलर का जो पेपर होता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। उसी वजह से जो टेम्परेचर है यहाँ पर जल्दी राइज हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक एंड पॉलिश सरफेस हैज़ मैनी प्रैक्टिकल यूजेस, वी लिस्ट बिलो सम ऑफ दिस। तो जो डिफरेंस आता है इनमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन का, ब्लैक और वाइट पॉलिश सरफेस का, उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं, तो इनको हम नीचे देख सकते हैं। डेली लाइफ में भी इनको हम यूज़ करते हैं। तो जो बॉटम होता है कुकिंग यूटेंसिल का वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। आप देखते होंगे गैस के ऊपर, आजकल के तो बहुत कम है ब्लैक कलर के। अब जो आपके मटेरियल लेते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के, अदरवाइज पहले के टाइम में जो चूल्हे पे यूज़ करते थे उनमें ब्लैक कलर की कोटिंग होती थी। वो क्यों होती थी? ताकि वो जल्दी से हीट अप हो सके। दिस एनेबल द यूटेंसिल टू बेटर ऑब्जर्व द हीट ऑफ द फ्लेम। तो ब्लैक कलर क्या करता है, हीट को जल्दी अब्जॉर्व करता है। वी प्रेफर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ इन द समर, दे ऑब्जर्व द लेस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो गर्मियों के दिनों में हम लाइट कलर के और वाइट कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कम लाइट को और हीट को अब्जॉर्व करते हैं। कॉफ़ी, टी है, जितने भी इसके पॉट्स होते हैं वो शाइनी ब्राइट कलर के होते हैं। और क्यों होते हैं वो? देयरफॉर रेडिएट आउट द लेस हीट, ताकि वो बाहर की तरफ कम हीट को रेडिएट कर सके। टी और कॉफ़ी कैप्ट इन डैम देयरफॉर स्टे हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम, और वो लंबे समय तक जो है कैसी बनी रहे, गर्म बनी रहे। फायर ब्रिगेड मैन जो है वो शाइनी ब्रास कैप पहनते हैं। दिस कैप एब्जॉर्व द लिटल हीट एंड वेरी लिटल हीट एंड देयरफॉर वी हेल्प टू फायरमैन टू पुटिंग ऑफ द फायर। तो अगर उनको कम गर्मी लगती है उसकी वजह से वो जो है जल्दी से आग को बुझा पाते हैं। हाउसेज जनरली लाइट कलर
वॉल के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। क्यों? दीज ऑब्जर्व एंड रेडिएट द लेस हीट एंड दिस हेल्प टू कीप द हाउस कूल इन द समर एंड वार्म इन द विंटर। तो गर्मियों में वो जो है ठंडे रह सके, सर्दियों में वो गर्म रह सके। बहुत सारी बिल्डिंग जो होती है सिटीज़ में वो कोट की जाती है शाइनिंग ग्लास के साथ आउटर वॉल के ऊपर। ये ऑब्जर्व करता है और रेडिएट करता है वेरी लिटल हीट एंड दिस हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग। तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम बना रहता है उस बिल्डिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है जो थर्मस फ्लास्क होती है ना आजकल के टाइम में जो यूज़ होती है, उसमें हॉट रहती है कोई चीज़ और कोल्ड जो है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो ठंडी रहती है। वो क्या करते हैं, इट मेक यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग पॉलिश सरफेस ऑफ द ऑब्जर्विंग एज वेल एज द रेडिएटिंग वेरी लिटल हीट एंड इट ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ द बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर वैक्यूम थ्रू इट द डबल वॉल स्ट्रक्चर। तो इसमें डबल वॉल स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से जो एयर और वैक्यूम बनता है उनके बीच में जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। तो इसके साथ ये जो चैप्टर था ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आपने फिर से पढ़ना है। तो इसके साथ ये क्लास आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।